जी नमस्कार, स्वागत है अध्ययन मंत्र में सभी का। मेरा नाम राहुल सिंह है और जल्दी से आ जाइए, शुरू करें ताकि आपकी क्लास ठीक है। तो जैसे कि आज आपको एक और मैसेज मिला होगा, गद्यांश और पद्यांश की क्लास में ले रहा हूँ। इससे पहली क्लास भी एक पद्यांश की थी, पर आज एक कविता का पद्यांश दूंगा मैं और एक गद्यांश का भी दूंगा। ये दोनों चीज़ें मुझे देनी है, ठीक है। और हाँ, इसके बाद इसलिए सिखा रहा हूँ कि इस गद्यांश में मैं कुछ व्याकरण के प्रश्न दूंगा। अगली बार व्याकरण शुरू होगी, अगली क्लास में मैं व्याकरण शुरू कर दूंगा। पैडागोजी खत्म हो गई है, कहीं ना कहीं ये शुरू करूंगा और एक टेस्ट बीच बीच में लेता रहूंगा जिसमें गद्यांश और पैसेज दोनों ही होंगे, ठीक है। आज एक गद्यांश और पद्यांश आप करें। नमस्कार नमस्कार। तो शुरू कर रहा हूँ, सुनिएगा। सी टेट में आपको गद्यांश पद्यांश ही आएंगे और फिर पैडागोजी आएगी, पर गद्यांश जो है, अगर गद्यांश आता है तो वो 9 नंबर का होगा और पद्यांश होगा 6 नंबर का, और दोनों को मिला दूं तो कितने हो जाएंगे? 15 नंबर का। हाँ, कई बार जो भाषा फर्स्ट लेंगे, हिंदी प्रथम भाषा लेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज लेंगे, उनमें ये 2 पैसे जाने हैं। लेकिन अगर कभी सेकंड लैंग्वेज जो हिंदी ले रहा है और फर्स्ट इंग्लिश ले रहा है, सेकंड हिंदी ले रहा है, यानी दूसरी भाषा हिंदी ली जा रही है, तो दोनों ही गद्यांश आते हैं, दोनों ही गद्यांश आते हैं, फिर पद्यांश नहीं आता। तो शुरू कर रहा हूँ आज आपको 2, और मैं देने जा रहा हूँ गद्यांश। शुरुआत कर रहा हूँ गद्यांश की, शुरू कर रहा हूँ, दे रहा हूँ और फिर पद्यांश दूंगा। लेकिन इसके बाद अगली क्लास जो मिलेगी फिर व्याकरण, क्योंकि इसमें मैंने कुछ प्रश्न और जोड़े हैं व्याकरण के, बताइएगा। मैं शुरू कर रहा हूँ आज। आगे हैं, कोई डाउट हो तो पूछते जाना। मैं पैसेज दे दिया, पहले तुम पढ़ो इस पैसेज को, पहले आप पढ़िए इस पैसेज को। पढ़ो भाई, पढ़ो जरा, पढ़िए। हाँ रेणु, इसको अच्छे से पढ़ लो इस पैसेज को, और फिर मैं आपके सामने कुछ लिखने जाऊंगा। चलो पढ़ो। पढ़ो। पढ़िए आप। नमस्कार, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें इस पैसेज को, फिर मैं पढ़ के दिखाऊंगा। अभी चैनल सही नहीं हुआ बच्चे, चैनल अभी सही नहीं हुआ। आज और कल में हो जाएगा, शायद आज और कल में हो जाएगा। चलिए पढ़िए। अच्छा पूजा, आपकी फर्स्ट क्लास है, आज मैं गद्यांश एक पद्यांश करा रहा हूँ, कैसे करोगे? इससे पहले वाली क्लास में मैंने गद्यांश के बारे में बताया था, कैसे गद्यांश शुरू किया जाए, समझा जाए। पर आप करें, पहले पढ़ें, पहले इसे आज पहले पढ़ लें। नहीं नहीं, पद्यांश आसान है, पद्यांश कर सकते हो। देखो मैं बताऊंगा कैसे, बहुत मुश्किल नहीं है, पद्यांश पढ़ सकते हैं आप। चलिए करें, और इसे अच्छे से पढ़ना है, चाहे टाइम आप कितना ही ले लीजिए। पढ़ें अच्छे से। पढ़ लिया हो तो बताना कि पढ़ लिया। कोई नहीं बिंदिया, आज मैं गद्यांश करा रहा हूँ, आप देखिएगा इसे, पढ़िए। डन, रेखा ने पढ़ लिया है। एक काम करो, जिसने भी ये पढ़ लिया है सुनिए, अभी आप एक बात सुनिए, मैं अभी पढ़ के दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। एक बात जान लीजिए, मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा अगली क्लास से, और व्याकरण इसलिए बताऊंगा क्योंकि तुम्हें गद्यांश आएगा, तुम्हें गद्यांश से संबंधित प्रश्न आएंगे, उसमें व्याकरण आती है, तो हम बहुत ज़्यादा व्याकरण नहीं पढ़ेंगे, जो जो इसके थ्रू आती है वो पढ़ेंगे। एक बात सुन लीजिए सभी लोग, थोड़ा बात कर लूँ आपसे। सेकंड लैंग्वेज जो हिंदी ले रहा है तो उसको दोनों गद्यांश आएंगे, पर पद्यांश इतना मुश्किल नहीं होता। पद्यांश गद्यांश से मुझे ज़्यादा आसान लगता है, मैं दिखा दूंगा। ओके, पढ़ लिया है, कोई बात नहीं। तो आज मैं इसकी बात करता हूँ, फिर आपको जब ये पढ़ा दूंगा एक गद्यांश भी दूंगा। आज मैं पोएम का ही पैसेज करें आप।
पर ज़्यादा मुश्किल नहीं हो ताकि पोएम ना किया जाए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। एक दो पैसेज रोज़ दिया करूँगा मैं तुम्हें। चलिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ, देखिएगा, सुनो, मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसे, सुनिए, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। लघु उद्योग, बात लघु उद्योग की हो रही है। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिसके समारंभ, समारंभ माने ही शुभारंभ होता है, आरंभ हो जाना, जिसके समारंभ और आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है न, नहीं पड़ती। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जाते हैं। लघु उद्योग यानी छोटे उद्योग जिनके लिए कम पूंजी चाहिए। लघु उद्योग के शुभारंभ के लिए, आयोजन के लिए बहुत बड़ी पूंजी नहीं चाहिए। एक मिनट रुकिए। हाँ बेटा देखो, सुनो, हेलो, देखो मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके शुभारंभ, समारंभ या शुभारंभ एक बात है, आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की जरूरत नहीं पड़ती। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी सी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं। फिर भी उनसे सुनिश्चित ढंग से अधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। ठीक है, अपने आकार, प्रकार, साधनों की लघुता और अल्पता के कारण इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। देखिए सुने, जब आप गद्यांश पढ़ें तो एक उसका सार ले लें। छोटे किसी भी बड़े गद्यांश को छोटे रूप में पढ़ो। मैंने अब तक क्या पढ़ा, बात लघु उद्योगों की हो रही है और कहा जा रहा है कि उनके आरंभ के लिए बहुत बड़े साधन, बहुत बड़े स्थान, बहुत बड़ी पूंजी नहीं चाहिए। ये कम साधन, अल्प साधनों से ही, कम पूंजी से ही, कम श्रम से ही ये स्टार्ट किए जा सकते हैं और एक सीमा तक देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से लड़ा भी जा सकता है। अपने आकार, प्रकार और साधनों की लघुता के कारण ही इन उद्योगों को लघु उद्योग कह दिया जाता है। लघु माने छोटे उद्योग। यहां तक बात समझ में आई? तो एक बात तो फाइनल होगी, लघु उद्योगों की बात है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, सुनिए। इस प्रकार, यहां से देखिएगा और फिर करने हैं आपको प्रश्न। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर से ही आरंभ किए जा सकते हैं। बहुत बड़ी स्थान नीचे, घर से भी छोटे मोटे उद्योग लगाए जा सकते हैं और सीमित साधनों का सदुपयोग करके, सदुपयोग माने अच्छे ढंग से करके आर्थिक लाभ भी कमाया जा सकता है, बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। और सुखी और समृद्ध, सुखी माने खुशहाल, समृद्ध माने धनवान। समृद्ध उसे कहते हैं जिसमें ज्यादा अधिक संपन्नता हो जिसके पास। और संपन्नता कैसे होगी? धन से ही। तो समृद्ध का अर्थ यहां धन से लिया गया है, बना जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के उद्योग धंधों का महत्व और भी बढ़ जाता है। वो क्यों? क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए सबके पास इतना पैसा नहीं होता। तो इस कारण से लघु उद्योगों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि आगे क्लियर भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है, यानी उनके पास काम नहीं है। तो थोड़े बहुत छोटे मोटे स्थान से, छोटी पूंजी से वो अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण, एक शब्द यहाँ आया, मशीनीकरण। मशीनीकरण उसे कहते हैं जहां मशीनों पर ज्यादा काम किया जाए। मशीनीकरण का विरोध कर दिया किसने? गांधी ने। वो क्यों? क्योंकि हमारे भारत में बेरोजगारी बहुत है, लोगों के पास काम नहीं है, और अगर मशीनों से काम हो गया तो और बेरोजगारी बढ़ेगी। मशीनों को बंद किया जाएगा तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि मशीन तो कई मजदूरों का एक साथ काम कर देती है। तो उन्होंने मशीनीकरण का विरोध कर दिया कि भाई बहुत ज्यादा मशीनों पे काम नहीं होना चाहिए। आगे है, उनकी ये स्पष्ट धारणा थी, आगे और क्लियर कर रहे हैं। उनकी ये स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय, प्रश्रय माने आश्रय देना, सपोर्ट करना, प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। स्वावलंबी माने आत्मनिर्भर, सेल्फ, स्वावलंबी माने आत्मनिर्भर, ध्यान रखना, स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी कर पाएंगे। और जो किसान या मजदूर हैं वो खाली समय में, क्योंकि किसान और मजदूर अपने समय में तो काम करते हैं या किसान फसल पे काम करते हैं, पर जब समय बचेगा तो वो अपने इन उद्योगों को, जिन्हें वो शुरू कर दें तो लाभ कमा सकते हैं। तो किसान और मजदूरों को भी अपने काम से फुर्सत पाकर खाली समय का सदुपयोग कर सकेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिलेगा। मैंने इसे अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है, समझा दिया।
पर देखिए पढ़ने के बाद मैंने क्या जाना, जब तक इस गद्यांश का एक शॉर्ट समरी नहीं लोगे तब तक गद्यांश के प्रश्न नहीं कर सकते आप। मैं चाहता हूं अगर गद्यांश ना भी दिखाऊं तुम्हें तो भी तुम कैसे प्रश्न करो। पर देखिए गद्यांश में क्या बात थी, बात तो लघु उद्योगों की हो रही थी, और लघु उद्योग क्या है, जो छोटे स्थान पर कम जगह पर कम पूंजी के द्वारा कुछ निश्चित व्यक्तियों के द्वारा शुरू किया जा सकता है, और एक सीमा तक पूरे देश की गरीबी के बारे में भी अच्छा किया जा सकता है अगर उसका सही सदुपयोग करें। अपने छोटे आकार प्रकार के कारण लघु उद्योगों को नाम दिया गया लघु उद्योग, क्योंकि इनका आकार छोटा है, कम सब चीज़ों से शुरू हो जा सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि आगे कहा गया है कि सुखी समृद्ध भी हो सकते हैं। भारत जैसा देश बहुत गरीब है, इसलिए यहाँ लघु उद्योगों की प्रौढ़ता ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। और गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया, और बेरोजगारीकरण सपोर्ट किया, और मशीनीकरण का विरोध किया, ठीक है ना। गांधी ने, एक करेक्टर यहाँ गांधी जी भी हैं, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने हमेशा कहा कि लघु उद्योग को सपोर्ट करें, अगर आप आश्रय दोगे स्वावलंबी बन जाएंगे लोग, और साथ ही जितने भी लोग और काम करते हैं अगर वो अपना, जैसे कोई भी आदमी ऑफिस पे काम कर रहा है, अगर उसे कम समय मिला, मतलब अपने समय के बाद, वो अपना छोटा मोटा उद्योग धंधे शुरू कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई कहे कि कोई यूट्यूब पर काम कर रहा है तो वो भी उसका लघु उद्योग होगा एक तरीके से। तो इससे एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। मैं प्रश्न दे रहा हूं बेटा, मैंने समझा दिया, दोनों पैसे जैसे दूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है, मैंने भी समझा दिया, आपने पढ़ लिया, आप कितने प्रश्न देंगे, क्योंकि कोई टीचर गद्यांश को समझा नहीं सकता, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। फिर भी मैंने थोड़ा सा समझाया, बस आपको प्रश्न इस तरह से आएंगे। और इस बार मैंने पैसेज के साथ साथ प्रश्न साथ में डाले। बताओ भाई, पहला प्रश्न ये रहा पर गद्यांश, और प्रश्न ये पढ़ोगे और उत्तर देना शुरू करो। अब मैं आपके उत्तर देखूंगा। नहीं, मैंने जानबूझ के, ये मत सोचो मैं पढ़ नहीं सकता, मैंने तुम्हें थोड़ा सा समझाया इस पैसेज को, बाकी तो मैं बहुत जल्दी कर लेता इसे। आप मैं चाहता तो तुम पढ़ता ही नहीं, मैं तुमसे ही कहता पढ़ लो भाई से। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा एक काम करा है कि जब मैं अगर अकेला पढ़ता अपने लिए तो मैं इसे बहुत जल्दी पढ़ लेता, लेकिन तुम्हें मैंने इसलिए दिखाया कि तुम इसे पढ़ो। दूसरी बात, अब ये काम तुम्हें हर बार करना है, क्योंकि मैं तो पैसेज रोज हर बार ही दूंगा, एक पैसेज के साथ व्याकरण लूंगा मैं। याद रखना, हर क्लास में आते ही पैसेज करना, और 5 या 10 मिनट में पैसेज कवर कर लेना। जितने बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं तो इससे पहली वाली क्लास देखना, मैंने उसमें गद्यांश करने की विधियां बताई है, कैसे गद्यांश किया जाएगा, ठीक है। उत्तर दीजिए। रेणु ने ये दिया है, देखिए भाई पहला प्रश्न, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप कर लेंगे इसे। सुनो क्या उत्तर है इसका, बताइए। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाएगा, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाएगा जो, मैं नीचे से पढ़ता हूं, जो अल्प अवधि तक चलते हैं, कम समय तक चलते हैं ना। अगर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है तो देखिए इसकी जरूरत नहीं है न। जिनसे अल्प लाभ मिलता है, नहीं, कम समय, जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं। मुझे तो लगता है लघु उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जो कम साधनों द्वारा शुरू किए जा सकते हैं, सीमित साधनों के द्वारा भी शुरू किए जा सकते हैं। पहले ऐसा मत सोचना कि ये पैसेज मैंने बनाए, ये मैंने सीटेट से उठाया और मैं सीटेट के उठा रहा हूँ, और नए पैसेज भी उठाऊंगा 2022 के भी, वो थोड़े मुश्किल से भी आ गए हैं, कुछ वैसे भी पैसेज लूंगा, और कुछ जैसे इस बार का जो पैसेज देखा उसमें थोड़े मुश्किल पैसेज भी हैं, तो मैं बना रहा हूँ उन पैसेज को, तो वो पैसेज भी मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है या नहीं है। याद रखिएगा, इस बार तुम्हें अगली क्लास में मुश्किल पैसेज मैं दूंगा। चलिए, लेकिन सीटेट में आया है, पहला प्रश्न का उत्तर हो गया, खत्म करें। तो लघु उद्योग तो उसे कहा गया जो कम साधनों द्वारा शुरू हुए। चाहते तो ऊपर भी पढ़ सकते थे, मैं दिखा सकता था यहाँ भी, पर तुम डायरेक्ट करो, इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं हो। मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है, कई बच्चे बताइए, मैंने तुम्हें बताया था प्रश्न की प्रकृति पहचाननी है, ये सूचना परक प्रश्न है या भावार्थ पे है। ये भावार्थ पे, सूचना परक नहीं है। सूचना परक प्रश्न वो होता है कि जो यहाँ प्रश्न दिया गया उसकी सूचना यहाँ मिलेगी, पर इसकी सूचना भी यहाँ ना मिलकर इसका अर्थ बताना है। जब भी पूछा जाए किसी शब्द का अर्थ बताइए तो उसका इसमें से अर्थ नहीं ढूंढना है तुम्हें इसके अर्थ को निचोड़ निकालना है कि क्या बात किस अर्थ में कही जा रही है। तो बताओ मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है। मशीनों की अधिकाधिक खरीद का मतलब है मशीनीकरण, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग है मशीनीकरण, मशीनों का अधिकाधिक निर्माण है, या मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता है। जरा बताइए क्या लगाओगे आप। बी उत्तर दे रहे हैं सभी लोग, बी। देखिए भाई पुष्पा, आपने पूछा है कि पहले क्वेश्चन रीड कर लें या क्वेश्चन पैसे करें। मैं तो पहले बार ऐसे करता हूं, पैसेज मैं नहीं सिखा सकता, पैसेज तुम्हें अपने अकॉर्डिंग करना है, पर सही तरीका यह है पहले आपको पैसेज पढ़ लेना चाहिए एक बार सरसरी निगाहों से, और 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट, ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा पैसेज नहीं पढ़ेंगे आप। 6 बार में मत पढ़ो, एक बार में ही समझ में आए। लेकिन ध्यान रखना, पहले गद्यांश एक बार सरसरी नज़र से पढ़ लो, फिर प्रश्नों को देखो। चलिए, जिसने उत्तर बी दिया है वो बिल्कुल सही है, सी नहीं है, बी। देखिए सुनिए, मशीनीकरण का अर्थ ये नहीं होता कि जहां मशीन बहुत ज़्यादा खरीदी जाए।
मशीनीकरण जिस देश में हो रहा होगा उसका मतलब मशीनों से ज्यादा काम लिया जा रहा होगा, यानी मशीनों का ज्यादा उपयोग किया जा रहा होगा। गांधी जी ने मशीन का विरोध नहीं किया, मशीनीकरण का विरोध किया। इस बात को ध्यान रखना है, मशीनीकरण का विरोध किया है, ये चीजें ध्यान रखना। तो सी नहीं है, यहां गलत कर गए। मशीनों का अधिकाधिक निर्माण, मैं कहता हूं भारत के देशों में मशीनीकरण का विरोध किया जाएगा, तो मशीनों का नहीं, मशीन पर काम करने का ज्यादा दिखता होगी। तो सीधी सीधी बात है, इसका उत्तर है बी। आपको ये पूरे अर्थ से निकालना है। मैं चाहता था तो इसे इस तरह से बता सकता हूं, पैसेज मशीनों का अधिकाधिक उपयोगों को कहते हैं मशीनीकरण। कैसे पैसेज करोगे इसलिए समझना पड़ेगा। भी उत्तर सही है, हाँ ज्यादातर बच्चों ने भी दिया है पूजा। चलिए आगे बताइए, अभी तो मैं कर रहा हूं। तीसरा प्रश्न, थर्ड प्रश्न, ये रहा प्रश्न, पढ़ो जरा। थोड़ा सा एक काम करा है, जिसको ना समझ में आया प्रश्न, ऊपर प्रश्न भी देख सकते हो। चलो उत्तर दो, मैं समय दूंगा आज के पैसेज में, मैं आज के पैसेज में तुम्हें समझ दूंगा। आज की क्लास पैसेज पे रखी है मैंने, और पैसेज तो मैं कोशिश करूंगा 2 या 3 क्लास में एक पैसेज दिया करूंगा, लेकिन अगली क्लास में व्याकरण की क्लास लूंगा, बताऊंगा क्यों व्याकरण लूंगा। देखिए मैंने इसमें डाले हैं व्याकरण के प्रश्न। लघु उद्योगों को प्रश्रय, प्रश्रय माने सपोर्ट करना, आश्रय देना। प्रश्रय का अर्थ है आश्रय। चलो, प्रश्रय का अर्थ अगर मुझसे पूछोगे, प्रश्रय का मतलब आश्रय स्थान, आश्रय देना। आश्रय माने सपोर्ट देना। लघु उद्योगों को प्रश्रय देने में गांधी जी की क्या धारणा थी? अब ये प्रश्न सूचना पर है। सूचना का मतलब अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो उत्तर इसी में से छांटोगे, क्योंकि वो पूछ रहा है गांधी जी की क्या धारणा थी प्रश्रय देने, लघु उद्योगों को क्यों सपोर्ट किया जाए। डी उत्तर दे रही हैं कई लोग, डी, कई लोग सी भी दे गए, यहां प्रश्न गलत। बेटा रेनू, आप इंग्लिश इसलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं क्योंकि इंग्लिश हमें आती नहीं है, पर हिंदी का पैसेज तो एक बार मुझे लग रहा है कई बार प्रश्नों से गलत हो जाएंगे अगर आप पैसेज नहीं पढ़ेंगे। हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन करने से पहले आप ये मत देखो कि टाइमिंग बचानी है। आप सारा वक्त सीडीपी को दे दोगे, मैथ्स को दे दोगे। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हल्का सा टाइम दोगे तो पूरे नंबर दे देगा। आप हिंदी को सबसे लास्ट में रखते हैं कई बार, मैथ्स को क्यों लास्ट में नहीं रखते? मुझे ऐसा लगता है कि पैसेज ऐसी चीज़ है जो गड़बड़ कर सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना है हिंदी के पैसेज, एक बार सरसरी निगाहों से पहले पढ़ना है, बहुत जल्दी पढ़ना है। लेकिन चलिए देखिए, लघु उद्योगों को प्रश्रय देने में के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? समय का सदुपयोग किया जा सके, ये धारणा थी। किसानों की बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके, ये तो होगी ही नहीं। मशीनीकरण का विरोध किया जा सके, इस देखिए उद्योग धंधों को सपोर्ट करना है, अब आश्रय देना है, तो गांधी जी ये कह रहे थे कि मशीनीकरण का विरोध कर सकें, उसके लिए कर सकें, ये तो गलत लग रहा है। लोगों को अधिक आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उन्होंने उद्योग धंधों को इसलिए सपोर्ट किया है ताकि लोग आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, ठीक है ना, इसीलिए तो सपोर्ट कर रहे थे। उनका मेन मकसद ये नहीं था कि मशीनीकरण का मैं विरोध करूंगा, उनका मकसद ये था कि लोग इसको इसलिए सपोर्ट करो ताकि लोगों को रोजगार मिले। और फिर एक कठिनाई आ रही थी, मशीनीकरण का विरोध इसलिए किया क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर भी इस प्रश्न को तुम कहीं भी ढूंढोगे ना, पैसेज में मिल जाएगा। देखिए मैं पैसेज में देके दिखाता हूं, सुनो ध्यान से सुनो। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के उद्योग धंधों का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहां मैं तुम्हें स्पीड नहीं दिखा रहा हूं, यहां मैं तुम्हें समझा रहा हूं पैसेज को, इस चीज को समझा करो। इस प्रकार के उद्योग धंधों का महत्व भारत जैसे देश के लिए, इस प्रकार के उद्योग धंधों का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि यहां युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या क्या है, बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया। और आगे लिखा हुआ है स्पष्ट धारणा, और गांधी की स्पष्ट धारणा पूछी गई है। देखिए आगे मैं पढ़ रहा हूं, उनकी स्पष्ट धारणा थी, किनकी? गांधी जी की, कि लघु उद्योगों को क्या करें, प्रश्रय देने से क्या होगा, लोग क्या बनेंगे, स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर बनेंगे। लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। क्या यही तो उत्तर है इसका या नहीं? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डी वाले बिल्कुल सही हैं। आप मेरी यहां स्पीड मत जानिए, वरना तो मैं आपको पीडीएफ ही सेंड कर दूंगा, खुद ही करते रहो पैसेज। यहां मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए चौथा प्रश्न, चलिए बताइए, नंबर 4 प्रश्न बताइए। चौथा प्रश्न करो, चौथा प्रश्न करो बेटा, चौथा प्रश्न करो, पढ़ो पढ़ो। चलो, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? भावपरक प्रश्न है, बताइए क्यों उद्योग धंधे, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग, अभी पोयम का भी एक पैसेज आएगा, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योगों का महत्व क्यों बढ़ जाता है?
क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की जरूरत है। भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग क्यों बढ़ जाते हैं, क्यों लघु उद्योग को सपोर्ट किया जाए? क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की जरूरत है इसलिए करें। क्योंकि यहाँ बहुत मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है। मुझे लगता है ये तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता कम है, बी तो है ही नहीं, इसलिए थोड़ी ना कि मशीन कम है इसलिए सपोर्ट करें, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता, ये भी गया, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये तो है ही नहीं। क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले अधिक संख्या में, क्या लगाओगे? ए। रेनू ने इस बार दिया है डी, फोर्थ का दिया है डी, डी डी ए, पर जिसका उत्तर ए है वो बिल्कुल सही है, इसका उत्तर ए ही है बेटा। अरे साफ तो कह रहा है भारत जैसे देश के लिए, यहां गड़बड़ होती है पैसेज में, फिर सुन लो, तुम कह रहे थे ना आसान है, देखो यहां भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? पता है क्यों बढ़ जाता है हमारे यहाँ अगर मैं सार निकालूं, हमारे उद्योग धंधों का यहाँ पर लघु उद्योग का महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि भारत बेरोजगार देश है, भारत में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है, तो काम नहीं है तो ये ऐसे उद्योग हैं जो कम पूंजी से ही, थोड़ी बहुत उन्हें सरकार लोन दे सकती है या उनके पास पूंजी आ जाए तो उससे वो स्टार्ट कर लेंगे और कम जगह पे कर लेंगे। बात समझ में आई? इसलिए उद्योगों का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है, ना कि इसलिए क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में है, इसलिए भारत को लघु उद्योग बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले देश हैं और किसी के पास पूंजी नहीं है तो गया ही। ऐसा नहीं है कि कम पूंजी वाले लोग रहते हैं, असली में क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की क्या है, जरूरत है, इसलिए लघु उद्योग को प्रमोट किया जाए। इसका आंसर ये है। लगाया तुमने ए, लगाया तुमने ए, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये गड़बड़ हो गया। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखो, क्यों नहीं आप जिसे, ये भाव परक प्रश्न है। भाव मैंने बताया था तुम्हें पैसेज पढ़ने के लिए, जब पैसेज के प्रश्न आते हैं तो दो तरह के प्रश्न तो पक्के होते हैं। एक तो सूचना परक, सूचना माने कि इंफॉर्मेशन बेस्ड है, कि उस इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होगी पैसेज के अंदर, पर यह पैसेज के अंदर नहीं था, ये तो पूरा भाव पूछ रहा है कि क्यों बढ़ाया जाए, क्योंकि यहां लोगों की बेरोजगारी है। बात समझ में आई? पैराग्राफ में भी दिया होगा, हाँ बिल्कुल दिया होगा, लेकिन है भाव परक है, भाव ही बताना है इसका। पैराग्राफ में भी दिया होगा लेकिन भाव है बेटा, ये ध्यान रखना। इस बार व्याकरण का प्रश्न डाल रहा हूं, करो भाई, बताइए विषमता का विपरीत अर्थ। मैंने इसमें व्याकरण 5वां प्रश्न, 9 प्रश्न है इस पे, और अभी तक 9 प्रश्न सीटेट के चलेंगे, 2-3 प्रश्न मैंने बनाए इसमें, 2-3 नहीं 4-5 बनाए व्याकरण के, यानी 15 नंबर का पैसेज बना दिया मैंने। ये व्याकरण के मैं डाल रहा हूं। कभी कभी तुम्हें देखिए 3 तरह का पैसेज आएगा। पैसेज में प्रश्न कैसे होंगे? जब तुम्हें पैसेज देखेगा और इसके प्रश्न दिखेंगे, पहला प्रश्न हो सकता है सूचना परक, इंफॉर्मेशन बेस्ड, सूचना परक प्रश्न, ये बताई थी बात मैंने, और तुम्हें ये समझ में आनी चाहिए। दूसरी तरह का प्रश्न होता है भावपूर्ण प्रश्न, जो भाव आशय पूछता है, क्या कवि का कहने का क्या आशय है, क्या भाव है, भाव बताना है, जो पैसेज में नहीं होगा तुम्हें निचोड़ निकालना है, भावपूर्ण प्रश्न। और एक तीसरा प्रश्न होता है बच्चे व्याकरण से संबंधित प्रश्न, और व्याकरण है तो व्याकरण में तो शब्द पूछ लेगा, विलोम शब्द पूछ लेगा, पर्यायवाची पूछ लेगा। और अगली क्लास जो मैं लूंगा वो मैं व्याकरण से शुरू करूंगा, शब्द से, उसमें पर्यायवाची विलोम भी चलेंगे, यहां तक कि तत्सम तद्भव चलेंगे। तो शब्द की क्लास 2 क्लासेस में जाएंगी, तुम्हें सबसे ज्यादा शब्द ही पढ़ना है। तो जिसने इसका उत्तर दिया है बी, वो बिल्कुल ठीक है। कैसे हम मिलते हैं? सबसे पहले पूछा गया विषमता। कभी तुमने सुना है विषम? विषम माने उल्टा, और सम माने, अच्छा देखिए सम का उल्टा क्या होता है? सम माने समान, और सम का उल्टा होता है विषम। अगर मैं कहता हूं विषमता, और हो सकता है समता, और समता का एक नाम और है समानता, समानता। इस बात को ध्यान रखना, समता को ही समानता कहते हैं। तो विषम का उल्टा जो है समानता है, पर विषम का समानार्थी शब्द क्या है? पर्यायवाची अगर पूछूं तो प्रतिकूलता। प्रतिकूलता माने भी उल्टा होता है, प्रतिकूल परिस्थिति, और प्रतिकूल का उल्टा होता है अनुकूल। अगर प्रतिकूल का पूछते तो क्या हो जाता है? अनुकूल। अनुकूल माने सही दिशा में, प्रतिकूल माने विपरीत दिशा में, और प्रतिकूल का ही समानार्थी शब्द है विषमता, विषम परिस्थिति। सामान्य होगा नहीं, सामान्य का कभी उल्टा पूछे तो विशिष्ट होता है, सामान्य का उल्टा होता है विशिष्ट। विशिष्ट माने मुख्य, विशिष्ट माने मुख्य, और सामान्य माने जनरल सी बात। और समानता का उल्टा हो जाएगा असमानता, समानता का भी उल्टा हो सकता है असमानता। तो उत्तर क्या जाएगा? डी नहीं, डी नहीं, यहां गड़बड़ हो गई। अरे अभी तो बताया है, मैंने सारे प्रश्न खोले हैं, पर विषमता का उल्टा होगा समानता। तुम्हें मैंने इस तरह से बताया, एक शब्द होता है विषम,
विषम संख्याएं सुना होगा, और फिर क्या है, सम, और ता लगा दूं तो यहां भी होगा समता, लेकिन समता को एक नाम से और जानते हैं, और क्या कहते हैं, समानता। यहां समानार्थी नहीं पूछ रहा, उल्टा पूछ रहा है, और विषमता और असमानता तो एक ही अर्थ है दे रहा है, और प्रतिकूलता भी एक ही अर्थ है, ये तीनों एक ही अर्थ है अगर देखा जाए, ठीक है या नहीं है। उत्तर है बी, उत्तर है बी, बी वाले जीते हैं, और कई बच्चों ने दिया है बी। क्या यहां तक बात समझ में आई, पैसेज समझ में आ रहा है, रोज एक पैसेज निकालना शुरू करो, चाहे फोन से निकालो या कैसे ही करो। चलो इसे बताओ, इस बार एक शब्द और आया, बताओ, पढ़ के बताओ, ऐसे ही पैसेज लाऊंगा प्रिंट किए हुए जैसे तुम्हें ध्यान हो, चलो करो, एक पैसेज और करो, अभी एक और पैसेज आएगा, करते चलो। अभी तुम्हें पैडागोजी आनी है और 2 पैसेज आने हैं, पैसेज के थ्रू व्याकरण आएगी, तो क्यों ना तुम्हें पैसेज जरूर कराया जाए, पैसेज ही तो आना है, करो आज। आज मैंने पैसेज पे ही क्लास रखी, करिए। और कोई कहे पैसेज कैसे किया जाए, तो इसका एक तरीका बताया मैंने, इससे पहले वाली क्लास देखो, जो आज से पहले वाली क्लास है उसमें देखो। गुड आफ्टरनून बेटा, चलो चलो चलो, सम विषम, वेरी गुड। पूछा गया समृद्ध शब्द में भाव क्या है। पहले तो मैं निकालता हूं, यहां देखो ध्यान से सुनो, मैं समृद्ध निकालता हूं, यहां लिखा हुआ सुखी और समृद्ध, देखना इसे, मैं यहां से पढ़ता हूं। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में ही आरंभ किए जा सकते हैं, और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। और सुखी, सुखी माने खुशहाल, लेकिन पूछा गया समृद्ध, समृद्ध माने संपत्तिवान, समृद्ध का अर्थ लिया जाता है जिसके पास अधिक संपन्नता है, संपन्नता संपत्ति से रिलेटेड है, ये आदमी समृद्ध है यानी बहुत संपन्न है। संपन्न माने यहां उत्तर रोजगार पाने से तो है नहीं, खुशहाल तो सुखी का अर्थ है, समर्थ नहीं है। समर्थ कहते हैं छात्र भी समर्थ होते हैं, लेकिन समर्थ नहीं, धनी के अर्थ में लिया जा रहा है पूरा पैसेज, क्योंकि अगर बेरोजगारी को हटाना है तो लोगों को रोजगार या धन देना ही पड़ेगा हमें, ठीक है या नहीं है। इसका सही समृद्ध का भाव पूछ रहा बच्चे, भाव, तो भाव तो यही निकल रहा है क्या, धनी होने का। नहीं, सी गलत कर दिया, खुशहाल नहीं, सुखी का अर्थ खुशहाल होता है, पर समृद्ध माने धनवान, यहां खुशहाल होने का। अरे समृद्ध का बात, खुशी तो हम बिना धन के भी कई बार ले सकते हैं, कैसे मजदूर लोग खुश हो सकते हैं अपने सपने छोटी मोटी पूरी करें, पर लोगों को तो रोजगार अगर अच्छा से देना है, उसके बाद उनको संपन्न होना है, तभी तो बढ़ पाएंगे आगे। आर्थिक रूप से मदद मिलना है, संपन्नता अगर देखी जाए, और यहाँ आर्थिक रूप से मदद की ही भाव को प्रकट किया जा रहा है। याद रखना, इसका आंसर सी टेट वालों ने यही दिया, और इसका उत्तर भी यही निकल रहा है। यहाँ पैसेज में गड़बड़ होंगे, जब भाव वाले प्रश्न आते हैं तो गड़बड़ करेंगे, इसीलिए मैं पैसेज बार बार तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। तो 6th का उत्तर बी है, 6th का उत्तर बी है। अगले पे जा रहा हूं, सुनो, समय तो लूंगा मैं, क्योंकि पैसेज ऐसे जल्दी जल्दी नहीं हो सकता। एक काम करो, इस बार 7वां प्रश्न सी टेट में आया, जरा बताइए। 7वां प्रश्न, अल्पता शब्द है, व्याकरण का फिर डाला। हाँ, समृद्धि माने, ध्यान रखना, ये लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं, एक शब्द लिख लीजिए, समृद्धि माने। तुम समृद्धि वाले प्रश्न को अगर कभी पूछा जाएगा, समृद्धि, समृद्धि का अर्थ होता है धनवान, धनवान से, या समृद्ध का अर्थ, समृद्धि क्यों ले रहा हूं, समृद्धि भी धनवान होता है, संपन्नता को कहते हैं। अगर आ जाए समृद्ध होना, समृद्ध, या मैं ऊपर लिख रहा हूं समृद्धि ही लिखूं, इसका अर्थ होता है संपन्नता, संपन्नता। संपन्नता का मतलब है धन होना, और समृद्ध का मतलब होता है संपत्ति होना, संपत्ति होना। इसका अर्थ कई तरीके से निकालते हैं, संपत्ति होना, और मुझसे अगर दूसरा शब्द लिखोगे तो धनवान होना, ये सेंस लगाया जाता है। जरा बताओ, अल्पता कौन सा शब्द है, बी, तत्सम, तद्भव। अब शब्द पे एक प्रश्न आएगा, शब्द पे प्रश्न आएगा, तो तुम एक काम करो, कोई भी शब्द मैं दूं तो तुमसे पूछ सकता है ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज। अभी बात करूंगा, पर कितने बच्चे जानते हैं अल्प, और इसके पीछे ता प्रत्यय लगाया है, पीछे प्रत्यय है या नहीं है, प्रत्यय की क्लास दी थी मैंने तुम्हें। पर अल्प जो है वो हिंदी का शब्द है, संस्कृत कहते हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं, या संस्कृत से जो कहते हैं हिंदी में रख लिए गए हैं, जो संस्कृत हिंदी में, हमारी हिंदी में जो जितने भी शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, वो सारे शब्द तत्सम है, और संस्कृत का ही शब्द है तत्सम। तद्भव वो है जो संस्कृत से बदलकर हिंदी के बन गए। जैसे एक शब्द मैं तुम्हारे सामने लिखूं, दुग्ध, दुग्ध संस्कृत का शब्द है, और दुग्ध बोलते बोलते हो गया है दूध। दूध आम जिंदगी में बोलते हैं, आजकल बोलते हैं दूध ले आओ भाई, 1 किलो दूध ले आओ, पर दुग्ध तो बोला ही नहीं जाता, ये संस्कृत का शब्द है। तो ये तो तत्सम है,
और ये तद्भव है, ये मैंने क्लास में करवाया था लेकिन मैं दोबारा शुरू करूंगा इन चीजों को। तद्भव, तो अल्पता का उत्तर तो जिसने भी लगाया वो सही है। ये तद्भव हिंदी का शब्द होता है, मैं यहाँ कई बार हिंदी का लिखता हूं, पर याद रखना जो संस्कृत से बिगड़कर हिंदी के बन गए, आसान बन गए हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। देशज वो शब्द है जो देश में ही जन्म लेता है, जो कहीं से नहीं आया, ना संस्कृत से, ना अंग्रेजी से, ना कहीं से, जो देश में जन्मा है उसे देशज कहेंगे। और तद्भव तो इसमें 2 बार तद्भव लिख दिया, तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर जाएगा बी। लगाया तुमने बी, लगाया तुमने बी, ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कोई नहीं, ये उत्तर था। ए गलत कर दिया, तद्भव नहीं तत्सम है बच्चे। ये क्लास में शुरू करूंगा शब्द की, अब अगली क्लास से पता लगेगा, मैंने आज पैसेज दिए हैं। चलिए 8वां प्रश्न बताओ, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है सीटेट में, बताइए कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है। 9 प्रश्न तक सीटेट के प्रश्न है, 9 प्रश्न तक सीटेट के ही प्रश्न है, बताइए भाई कौन सा शब्द युग्म भिन्न है। शब्द युग्म किसे कहते हैं, सुन लो, शब्द युग्म किसे कहते हैं। अगर मुझसे आप कहेंगे माता, तो ये एक शब्द है, लेकिन अगर मैं 2 शब्द लिख दूं माता पिता, तो शब्द नहीं रहे, शब्द युग्म हो गए, पेयर वर्ड। 2 जब जोड़े में आ जाएं, एक जोड़े में 2 शब्द आ जाएं, तो उसे कहते हैं शब्द युग्म, इसे कहते हैं शब्द युग्म। पर मुझे कितने बच्चे बताएंगे ये विपरीत शब्द युग्म है। विपरीत माने एक दूसरे का उल्टा है। कभी कभी सूर्य और सूरज लिख दूं तो ये विपरीत नहीं है, ये समानार्थी युग्म है, तो युग्म शब्द पूछा जाता है। तो मुझे लगता है दिन रात उल्टे हैं, पशु पक्षी भी अपोजिट है, माता पिता भी उल्टे हैं, पर भारी भरकम तो एक ही शब्द है, क्या ये बिल्कुल अलग है इससे। तो इस तरह का प्रश्न भी आता है, भारी भरकम दोनों ही भारी जैसे शब्द हैं, पर दिन रात तो उल्टे हो गए, तो ये शब्द युग्मों में से ये इन चारों में से अलग दिखता है, तीनों के ग्रुप में से। तो उत्तर गया सी। अगले प्रश्न पे आओ। इस बार फिर पैसेज का प्रश्न दिया, 9वां प्रश्न। यहां तक गद्यांश सीटेट के प्रश्न लिए मैंने, और फिर अगले मेरे 3-4 प्रश्न मेरे आएंगे, व्याकरण के रखे हैं मैंने। चलिए बताइए, अगला प्रश्न है गद्यांश के अनुसार, गद्यांश के अनुसार बताइए, गद्यांश के अनुसार प्रश्रय, प्रश्रय का मतलब होता है आश्रय देना, सपोर्ट करना, आश्रय देना या कोई स्थान देना देश के अंदर। चलिए हाँ, सी एक ही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपने सही दिया है, सी बेटर है गुरमीत। अभी तो पैसेज और दूंगा मैं, करो, पूरी 1 घंटे की क्लास है, पहले बताओ क्या लगाओगे। गद्यांश के अनुसार पढ़ लो गद्यांश को चाहे तुम, मैं दिखाता हूं आश्रय कहां लिखा है, वहां देख सकते हो। प्रश्य देख रखा है, देखिए यहां देखो, उनकी यानी गांधी जी की उनकी स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को क्या देना है, प्रश्य देना है, जिससे लोग क्या है, स्वावलंबी बनेंगे। तो बताओ प्रश्य का भाव क्या है। संरक्षण देना, नियुक्ति करना, अनुमोदन करना। ए बी भी दिया है किसी ने, बी। तो देखिए इस नियुक्ति करना नहीं है, नियुक्ति माने सब, अरे प्रश्य का मतलब उन्होंने कहा कि उनकी स्पष्ट धारणा थी, उनकी स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को क्या करना है, प्रश्य देना है। प्रश्य माने आश्रय देना, सपोर्ट करना, यानी उनको कंजर्व करना है, संरक्षण देना। जिसने एक संरक्षण माने, अरे किसी को संरक्षण दे रहे हो यानी उसको आश्रय दे रहे हो या उसको बचा रहे हो, ठीक है ना। तो हमें लघु उद्योगों को बचाना है, उसको संरक्षण देना, ताकि वो यहाँ फले फूले और फिर आगे बढ़े। नियुक्ति थोड़ी ना करनी है उनकी, लघु उद्योग खुद बनाएंगे या लोग खुद करेंगे स्टार्ट। अरे लोग अपनी पूंजी से ही स्टार्ट कर सकते हैं, तो उन्हें प्रमोट करना है कि आप करिए, सरकार आपके साथ है, इस तरह की बात। तो आंसर तो संरक्षण जाएगा मेरे बच्चे, और नियुक्ति करना तो नहीं है, अनुमोदन करना नहीं है। और अनुमोदन माने अपनी बात को कहना, अनुमोदित कर दी, स्वीकृत करना, और स्वीकृत का मतलब स्वीकार करना है, स्वीकार भी नहीं है। इसका सही उत्तर है संरक्षण देना, प्रश्य देना, ये भाव है। एक बात और सुनो, तुम लोग मुझसे पढ़ रहे हो और ऐसा नहीं है, तुम तो खुद शिक्षक हो, पर कई बार मैं तुम्हें बार बार बच्चे कह देता हूँ, कई बार लाइव क्लास में भी कह देता हूँ, तो इसका तुम बुरा ना मत माना करो। कई बार एक बच्चे ने किसी टीचर को कह दिया कि अरे आप तो हमें बच्चे कह देते हैं। बेटा पता है ये आदत बन गई है हमारी कि जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तब भी बच्चे कहते हैं, और तुम्हें भी पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बच्चा कहूँ और तो तुम बच्चे ही हो, लेकिन थोड़ा सा ना, आज की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, एक टीचर का फ़ोन आया, वो कहने लगे, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कभी कभी बच्चा कह देता हूँ, हालांकि नहीं है आप, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखें, बस प्यार से निकल जाता है, ये आदत में आ गई है हमारे, और कुछ नहीं है। तो मैं उनसे यही कह रहा था कि सर ये छूटेगी कहाँ से, ये तो आदत में आ गई, अब बच्चे बुरा मानते हैं तो बताइए। तो ये हमारी ना आदत में आ गई है, तुम्हारे भी आदत में आ गई।
अब इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत ये आती है। मैं कई बार बच्चे बच्चे कह देता हूँ, काफ़ी बड़े बड़ी महिलाएं होती हैं तो बुरा तो नहीं मानती, मेरी बातों को तो नहीं मानती, लेकिन एक टीचर की बात मान गई। उन्होंने कहा भाई तुम हमारे बेटे के बराबर हो और हमें पढ़ा रहे हो और आप हमें बच्चा कह रहे हो। तो बच्चा इसलिए नहीं कह रहे, ये हमारी आदत में आ जाती है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न। हाँ वो मैं लाऊंगा गुरमीत, अब मैं शुरू करूंगा पैसेज मुश्किल, ये तो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें। अब टिपिकल लाने शुरू करूंगा और वो लाऊंगा जो 2022 में हुए हैं। हो सकता है मैं अगली क्लास में आते ही पहले पैसेज दूं और फिर मैं व्याकरण पे आ जाऊंगा, ध्यान रखना। मैं आते ही इस बार मुश्किल का नहीं, उसमें बस शब्द मुश्किल है, तुम अगर उसका सेंट्रल आइडिया निकाल लोगे तो समझ लोगे। इस बार का पैसेज मैं लेकर आ रहा हूं, ध्यान रखना, वो क्लास नहीं छोड़ना है। कोई नहीं, ये मैं ठीक करा दूंगा किसी भी तरीके से, आप चिंता ना करो, ठीक है ना, चिंता मत करो। चलो बताओ, चलिए मशीनीकरण बताओ। मशीनीकरण शब्द कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, आगत है या संकर है? जरा बताओ। डी लगा रहे हैं कई लोग, बच्चे ही तो हैं गुरुजी के हम तो, और क्या और क्या। अब ऐसे बोल जाता हूं मैं तो बच्चे देखो फिर बोल दिया मैंने, ठीक है ना। वो बेटा बोल रहे थे पर के सर मैं तो बार बार बेटा कह रहा था, तो ऐसा नहीं है कि टीचर करता है, कई बार उसे आदत आ गई है और कुछ नहीं, वरना क्यों कहेंगे हम। चलिए दे दीजिए। तो मशीनीकरण का अर्थ देखिए, एक काम करो, एक शब्द है मशीन, ध्यान से सुनना, और एक शब्द और दे रहा हूं, सुनो अभी। मैं तुम्हें एक शब्द देता हूं कैप्टन। पता है कोई मुझसे कहेगा ना कैप्टन, तो ये विदेशी शब्द है, इंग्लिश का वर्ड है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में बन जाएगी, सी से शुरू होगा ये, है ना। तो ये विदेशी शब्द है, लेकिन कैप्टन बोलते बोलते कप्तान हो गया है। कैप्टन बोलते बोलते धीरे धीरे भाषा बदल गई है थोड़ी सी, तो कैप्टन से क्या हो गया कप्तान। तो ऐसा लगता है हिंदी का शब्द है, पर ये भी अब भी विदेशी माना जाता है, इंग्लिश का ही, क्योंकि निकला तो बना तो विदेशी, इसको देख के ही बना है। तो कई बार विदेशी शब्द थोड़े भाषा में बिगड़े होते हैं। अब चाहे मैं मशीन कहूं या मशीनी कहूं, ये विदेशी शब्द है, पर इसके साथ एक शब्द है करण। कभी सुना है कर्ता ने कर्म को करण से? करण जितने भी हमारी हिंदी में टॉपिक है ना व्याकरण के, वो सारे संस्कृत के ही से ही लिए गए हैं। तो करण संस्कृत का शब्द है। तो एक तो हुआ विदेशी शब्द और एक हुआ संस्कृत का शब्द, और संस्कृत का शब्द है तो ये तद्भव शब्द हुआ। ये वाला शब्द जो हो गया वो तत्सम हो गया, और ये कौन सा हो गया विदेशी। तो क्या दो अलग अलग भाषा के शब्द हैं या नहीं है? ऐसा कोई शब्द जो दो अलग अलग भाषा का होगा, दो अलग अलग भाषा से मिलकर कोई नया शब्द बना होगा, उसे हमारी हिंदी में संकर कहते हैं। उसे हमारी हिंदी में क्या कहते हैं? संकर। सी नहीं यहां गया, तुमने इसे विदेशी लगाया पर संकर। अगर मुझसे खाली इतना कहते हैं मशीन या मशीनी, तब तो विदेशी है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं एक शब्द कि आंसू, आंसू हिंदी का शब्द है, अश्रु से आंसू बनाए, यह तद्भव शब्द। पर कभी सुना आंसू गैस, तो ये जो है गैस इंग्लिश का वर्ड है, ये दो अलग अलग भाषा से जो शब्द मिलकर बनता है उसे संकर कहते हैं। पर अगर मैं तुम्हारे सामने कहूं ऑनलाइन, ये पेपर में आया था ऑनलाइन, तो ऑनलाइन शब्द है आगत। आगत माने विदेशी। वो क्यों? शब्द तो ये भी दो हैं, पर ये दोनों ही इंग्लिश के वर्ड हैं। जब दो सेम लैंग्वेज के वर्ड ना हो, डिफरेंट लैंग्वेज के वर्ड हो, अलग अलग भाषा के शब्द होंगे, तब वो क्या माना जाएगा? संकर। तब क्या माना जाएगा? संकर। ध्यान रखना, मैं दो तीन शब्द दे रहा हूं, तो इसका सही उत्तर जो है वो संकर है। क्या है? संकर। जैसे दो तीन शब्द देखिए, कभी कभी आपको आएगा रेल, रेल इंग्लिश का वर्ड है, RAIL रेल। और अगर मैं तुमसे कहूं गाड़ी, तो गाड़ी देशी शब्द है, हिंदी का शब्द। कभी कभी आएगा बम, बम बॉम्ब इंग्लिश का वर्ड है, कभी सुना है बम वर्षा। एक शब्द आएगा ऑपरेशन, ऑपरेशन इंग्लिश का वर्ड है, पर अगर मैं कहूंगा ऑपरेशन कक्ष, कक्ष संस्कृत का शब्द है। तो ऐसा कोई शब्द जो दो अलग अलग भाषा से मिलकर बनेगा उसे हम कहते हैं तत्संकर शब्द। और संकर को एक नाम से और जानते हैं, इसे द्विज शब्द भी कहते हैं। द्विज, द्विज शब्द भी कहते हैं। आज मैं पैसेज ही करा रहा हूं। एक बात और सुनो, एक शब्द आया था पॉकेट, पॉकेट इंग्लिश का वर्ड है, स्पेलिंग बन जाएगी पी से शुरू होता पॉकेट। कभी सुना पॉकेट मार, मार जो है वो हिंदी का शब्द है मारना। तो ये वाले शब्द संकर कहे जाएंगे। तो 10 प्रश्न हो गए। अभी एक पोयम का पैसेज भी करना है, उसमें 6-7 प्रश्न है। कभी कभी आपको मैं ग्रामर दिखा रहा हूं, यहाँ ग्रामर में क्या पढ़ाऊंगा, तो शब्द आ जाएगा भाई। तुम्हें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज भी पढ़ाना है, तुम्हें शायद पर्यायवाची भी आना है, मुहावरे भी आने हैं, अभी बहुत सारी चीजें आनी है इसमें। तो शुरू करूंगा। जरा इसे बताओ, लघु उद्योग शब्द में समास बताइए, कौन सा समास है? तो एक समास का भी प्रश्न आएगा। समास ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, और ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, लघु और क्या है? उद्योग। और कभी कभी एक शब्द और सुनो, अगर मैं तुमसे एक और शब्द दूं
अगर मैं कहता हूं नव युवक, तो इसमें भी दो शब्द है नव, लेकिन कई बार बिगड़ा हुआ शब्द होता है। नव माने नया और युवक माने युवक, तो युवक पुराना है या नया है, यानी जवान है। जवान युवक, नया युवक, क्या ये इस शब्द की विशेषता बता रहा है? युवक कैसा है? नव है, नया है। कहते हैं जब दो शब्द विशेषण विशेष्य होते हैं तो वो होता है कर्मधारय। और देखिए उद्योग कैसे हैं? लघु हैं, छोटे हैं। लघु उद्योग, लघु उद्योगों की बात कर रहा है। मशीनीकरण का विच्छेद करना सर, मशीनीकरण तो देखिए मशीनों से निर्मित, मशीनीकरण का मतलब है मशीनों से निर्मित जो है। मशीनीकरण मशीनों से किया हुआ, मशीन से किया हुआ, इस तरह से करेंगे इसे, मशीनों से निर्मित, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड ललिता जी, स्वागत है आपका। हाँ आप छोटे ही, ये समझ लीजिए आप मुझसे छोटे हैं उम्र में भी, लेकिन एक्सपीरियंस में तो खैर बड़े हो सकते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्यों ना, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मेरे मुंह से निकल जाता है, ठीक है ना। आप मेरे बिल्कुल बच्चे जैसे ही हो। चलिए ये बताइए, लघु उद्योगों में समास, लघु उद्योग में समास कौन सा है जरा बताइए। तो सुनो मैंने दे तो दिया है, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे समास तुम्हें सिखाना और तुम्हें बताया भी है कई बच्चों को, तो करना आना चाहिए था। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, कहाँ पॉइंट, हाँ ये रहा। सुनो भाई, जिस समास में विशेषण विशेष्य हो वो होता है कर्मधारय। पर इसे ऐसे भी पहचान सकते हैं, कहते हैं जिस समास को खोलने पर बीच में है जो आ जाए, जैसे मैं कहूं लघु और फिर लिखोगे है जो उद्योग, ऐसे भी बोल सकते हो इसे। लघु उद्योग किसे कहते हैं? अरे लघु है जो उद्योग, छोटे हैं जो उद्योग। जिस समास का विग्रह करने पर है जो आता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसे दो तरीके से हमारी हिंदी में पहचानते हैं, या तो ये शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है लघु उद्योग, या जिसके बीच में है जो आ जाएगा वो है कर्मधारय। और ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास। तो समास का टॉपिक भी आएगा, समास क्या है, कैसे कराऊं, आएगा क्या, ये मेरी जिम्मेदारी है, पर एक समास का टॉपिक भी होगा। फिर भी तुम्हारी इस ग्रुप में एक विनय सर भी हैं, वो भी हिंदी पढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी समास पढ़ाया होगा, तो उनके थ्रू बताओ, समझो इसे, ठीक है ना। उन्होंने पढ़ाया होगा, बहुत अच्छा पढ़ाया है, मैंने देखा है, तो आप देखिए उन्हें। चलिए बताइए, वो भी देख सकते हो आप। लघु उद्योग शब्द में लघु विशेषण है, अभी बताया था विशेषण विशेष, लघु जो है वो विशेषण है और उद्योग जो है, उद्योग उसे कहते हैं विशेष्य। ये जो है ये तो विशेषण है, ये विशेषता कहता है जिस शब्द से किसी की विशेषता बताई जाती है, जिससे विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण है। इसकी इससे किसकी विशेषता बता रही है? उद्योगों की, लघु उद्योग। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। तो जिससे बताई जा रही है विशेषता वो विशेषण, और जिसकी बताता है वो जिसकी बताई जाती है वो है विशेष्य। तो बात ये आई लघु उद्योग शब्द में लघु विशेषण है, ये बात तो सही है। यह विशेषण की कौन सी अवस्था है? इस बार अवस्थाएं पूछी गई हैं, विशेषण विशेष में प्रश्न नहीं है, अवस्थाएं। तो जब भी विशेषण की अवस्था आती है तो तीन अवस्थाओं से गुजरता है विशेषण। एक होता है मूलावस्था, एक होता है उत्तरावस्था, एक होता है उत्तमावस्था। और असली में ये मूल अवस्था में है, ओरिजिनल रूप में है लघु। ए जिसने लगाया एक्सपीरियंस भी आपका ही ज्यादा, ना एक्सपीरियंस बड़ा मैं कई साल से रहा हूं, पर जो नॉलेज है वो तो विद्यार्थी तो खूब लगातार पढ़ता है। मैं तो तुम्हें पढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ 1-2 घंटे, पर कई बच्चे तो पूरा 12-12 घंटे पढ़ रहे, तो उनकी मुझसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, और होती है बच्चों की, कई बार मैं उनसे भी पूछता हूँ। तो देखिए ये क्यों है, तुम अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, विशेषण जब कराऊंगा तुम्हें तो उसकी अवस्था ही बताऊंगा। मैं कल टॉपिक लूंगा, जो अगली क्लास तुम्हारी आएगी शब्द की, फिर शब्द के बाद वाक्य चलने, फिर वाक्य के बाद संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, विशेषण आएगा, क्रिया का भी प्रश्न आ जाता है, समास का भी प्रश्न आता है। तो ये सारी टॉपिक चलने हैं, लेकिन पैसेज के साथ लेकर चलूंगा। हर बार आते एक पैसेज कराऊंगा, उसके बाद चलेगा। आज मैं 2 पैसेज करा रहा हूं। तो देखिए मूल अवस्था, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी सी जी बात देखिए, एक शब्द है लघु, कहते हैं ये मूल अवस्था में। फिर इससे मिलता जुलता एक शब्द दे रहा हूं लघु, लघुत्तर, लघुत्तर। तो देखिए क्या लिखा है, ये तर। अगर लघुत्तर आएगा, लघुत्तर भी विशेषण माना जाता है। जब विशेषण, जब तुलना के रूप में विशेषण आता है तो विशेषण 3 अवस्थाओं में इससे गुजरता है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। ये अवस्था नहीं होती। एक है लघुत्तर पूछा जाएगा तो ये कौन सी अवस्था है? उत्तर अवस्था। लेकिन कभी कभी आता है लघुत्तम, कहते हैं ये सर्वोत्तम अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था है विशेषण की। तो जब पीछे तम आ जाएगा और यहां भी तम नजर आ रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा? फिर वो हो जाएगा उत्तम अवस्था। पर जब लघु आ रहा है और तर और तम नहीं जुड़े हुए उसमें, तो वो कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था। तुम अभी ऐसे पढ़ लो, ठीक है। पर नॉर्मल अवस्था में, मूल अवस्था में विशेषण इस समय 12वां हो गया। एक और बताइए,
13वां प्रश्न बताओ फटाफट, उपसर्ग अभी कराया था, सदुपयोग में उपसर्ग कौन सा है? और सुनिए, कभी कभी प्रश्न ऐसे आता है प्रति दिन, देखिए दिन का अर्थ है पर प्रति इसमें मूल शब्द उपसर्ग है। उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी मीनिंगफुल वर्ड के आगे लगे होते हैं, बात ध्यान रखना। पर कभी कभी शब्द आएगा प्रत्येक, प्रत्येक भी दो शब्द से बना है, प्रतिधन एक, और इसमें मूल शब्द एक था और आगे कौन सा शब्द लगा है? उपसर्ग। उपसर्ग मैंने पढ़ाया है, दोनों में उपसर्ग है, पर कभी कभी उपसर्ग साफ दिखता है, कभी कभी मिक्स होता है, और इसमें भी मिक्स उपसर्ग है। बताइए सदुपयोग में कौन सा उपसर्ग है? स, सदु, सद या सत? जरा बताइए, बताइएगा। उपसर्ग मैंने तुम्हें बताया था संस्कृत के, मैंने तुम्हें बताया था जब उपसर्ग पढ़ाया था, सही से पढ़ाया था तुम्हें, कि हमारी हिंदी में कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं, कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं, और कुछ अरबी फारसी के उपसर्ग हैं, और संस्कृत के उपसर्ग कुल 22 हैं। और जब भी स से शुरू हो रहा होगा शब्द तो दो ही उपसर्ग होते हैं संस्कृत के, एक तो सु, ठीक है ना, और एक सम, ये तो बताया है। लेकिन देखिए इसमें संधि के थ्रू निकालोगे, वैसे उपसर्ग तो नहीं, लेकिन देखिए इसमें क्या करेंगे, जब भी इस तरह का शब्द आए तो देखिए अंत में मूल शब्द निकलेगा उपयोग, इसमें उपयोग निकल जाएगा। अरे जब भी एक ऐसा शब्द आए तो आप प्लस डालिए, आखिरी शब्द अर्थवान निकल आता है। चलिए बताइए योग निकालो या उपयोग, ज्यादा से ज्यादा शब्द निकालो तो उपयोग, पर ये ऊ कहां से लिया है? द में से, द में से ऊ यहां चला गया तो द आधा हो गया, और देखिए द आधा हो जाता है तो द ता में कन्वर्ट हो जाता, तो तुम अभी ये मान लो, पर द अपने पहले में बदल जाता है, एक है त, थ, द, दा था तो उसका पहला क्या था? त, ता में बदल जाता है, त थ द द न, ता का वर्ग है, तो क्या हो जाएगा? सत। क्या हो जाएगा? सत। सद पूरा है, द यहां पूरा है तो सत जाएगा। डी जिसने, सी इसलिए नहीं होगा पूजा क्योंकि दा तुम पूरा लगा रहे हो, सदु नहीं होगा, आधा दा होता तो मान भी लेते, अगर आधा होता तो माना जाता। इसमें उपसर्ग क्या है? सत। इसमें उपसर्ग अगर होता तो क्या है? सत। ये इस तरह से मैंने प्रश्न दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसे। आगे बताइए, एक पोयम का पैसेज शुरू किया मैंने, इस तरह से मैंने कितने प्रश्न दिए? 13, जबकि आने 9 हैं। मैंने कुछ प्रश्न बढ़ाए व्याकरण के, तो यहाँ व्याकरण के मतलब ये समझा रहा था मैं कि मैं अगर आते ही गद्यांश ना कराता, सीधा व्याकरण पढ़ाता, तो तुम्हें ऐसा लगता है सीटेट में इतनी व्याकरण थोड़ा ना आएगी, पैसेज ही आने हैं, गद्यांश आना है, हो सकता पोयम वाला पैसेज है वो भी आ सकता है। सेकंड लैंग्वेज भी जो ले रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि दोनों गद्यांश ही आए, हो सकता पैसेज दे दे पोयम का, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है सीटेट का, बस गद्यांश लिखे हुए हैं, समझ में आया? या पद्यांश, वो पैसेज का पोएम के थ्रू भी ले सकता है वो सेकंड लैंग्वेज में, इसलिए तैयार होके जाना। दूसरी बात, जब पोएम का पैसेज आए या गद्यांश का है तो व्याकरण पूछा जा सकता है, और फिर मैं व्याकरण लूंगा, अब मुझे शब्द सिखाने में तुम्हें आसानी होगी, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न पढ़ो जरा आप ध्यान से, फिर 5 मिनट दे रहा हूं तुम्हें, पढ़ो, पहले पढ़ के दिखाओ, पोएम पढ़ लोगे फिर मैं पढ़ूंगा। चलो पढ़ो, पढ़ते रहो, इसे भी करके दिखाना है तुम्हें, पढ़ो, 2 पैसेज तो करोगे तुम। पढ़ लो तो बताना। एक्सप्लेन करूंगा, पहले तुम पढ़ो, एक बार पढ़ो सभी, अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, पढ़ो पहले। पहले खुद पढ़ो थोड़ा सा, फिर मैं पढ़ के दिखाता हूं कैसे होगा। डन। अब सुनिए, सबसे पहली बात, कोई नहीं, जितना तुमने पढ़ा है वो सही है, पढ़ लिया होगा सभी ने, ठीक है, कोई नहीं। देखिए जब कविता आती है तो कविता में एक टोन होती है, एक लय होती है, बिना लय के कविता पढ़ ही नहीं सकते आप इसे कितना ही समझे ना, आप टूट जाएंगे कविता से। तो एक टोन, अब टोन ऐसा नहीं कि पूरा ही गाया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ सिमेट्री चलती है, कुछ ना कुछ गाया गेता चलती है इसमें, कहीं ना कहीं एक टोन, और मैं इसे टोन में पढ़ूंगा तो देखिए सब समझ में आ जाएगा आपको। मैं पहले कह रहा हूं, पूर्व चलने के बटोही, कई बार अर्थ भी पता हो, बटोही माने राही, बाट को जो बाट पर जो देखता है, यानी राही। राही माने, अरे राही उसे कहते हैं जो रास्ते पर चल रहा है, कोई मुसाफिर उसे कहते हैं।
पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कि चलने से पूर्व कोई आदमी अपनी यात्रा पे जा रहा है तो यात्रा में जाने से पहले ही जो मंजिल है तेरी उसकी पहचान एक बार कर, ऐसे नहीं कि बस निकल पड़े। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर। सरित, सरित माने नदी, सरिता। गिरी माने पर्वत, और गहवर माने होते गड्ढे, बड़े बड़े नाले गड्ढे मिलेंगे। है अनिश्चित, जब वो राह पे निकलेगा, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरिवर गिरी गड्ढर मिलेंगे। यानी ये सब अनिश्चित है कि किस जगह पर तुझे नदियां मिलनी है, कहाँ पर्वत मिलेंगे, कहाँ गड्ढे मिलेंगे, बड़े बड़े महाखड्ड मिलेंगे, ये सब कुछ अनिश्चित है, पता नहीं क्या कब मिलेगा। रास्ते पे जाएगा तो बहुत सारी चीजें होंगी। फिर आगे है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। ये भी अनिश्चित है कि किस जगह पे तुझे बाग मिलेंगे, सुंदर वन मिलेंगे। सब कुछ अनिश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं है संसार में। बात अनिश्चितताओं की हो रही है। आगे है किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित। यह भी अनिश्चित है कि जो तुझे जाना कहाँ है ये भी पता नहीं है कहाँ जाना है। फिर है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। सुमन माने फूल, कंटक माने कांटे, और शर माने तीर। यह भी अनिश्चित है कि कब तुझे सुमन मिलेंगे, कब तुझे खुशियां मिलेंगी, यहां अर्थ यह है। और कंटकों के शर माने तीर का जो नुकीला भाग है उसे कहते हैं शर। यह भी मुश्किल है कि कांटों भरा शर मिलेगा, कब तुझे कांटे मिलेंगे या कब तुझे दुख मिलेंगे, यह भी अनिश्चित है। यानी सब कुछ राही के लिए अनिश्चित है। कौन सहसा छू जाएगा, मिलेंगे कौन सहसा। कौन तुझे अचानक छू जाएगा यानी मिल जाएगा, और कौन किससे तू टकरा जाएगा। सीधी बात है, कौन सहसा छू जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। तू न जाने किससे अचानक मिल जाएगा और कौन तुझसे मिल जाएंगे। आ पड़े कुछ भी रुकेगा ना तू, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले। पर तुझे रुकना नहीं है, तुझे चलते जाना है। सब कुछ अनिश्चित है इस संसार में, पर तुझे आगे बढ़ना है बिना सोचे समझे और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। फिर है पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बात समझ में आई? तो जब भी इसे थोड़ा सा पढ़ोगे ठीक से तो समझ जाएगा। अब पैसेज पे आ जाओ। एक टोन होना जरूरी है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे। है अनिश्चित किस जगह पर बाग सुंदर वन मिलेंगे। है अनिश्चित कब किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह है अनिश्चित। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। एक टोन होना जरूरी है पढ़ने के लिए। हाँ चलो कोई नहीं, बताओ जल्दी से उत्तर दें, इसमें समय नहीं लूंगा, तुम्हारी क्लास खत्म होने वाली है। कविता की पंक्तियों में यात्रा किस विशेषताओं की ओर संकेत दे रही है। कविता की पंक्तियों में यात्रा की बात हो रही है, और यात्रा की कौन सी विशेषताओं की ओर संकेत दिया जा रहा है। सुखों की ओर, साहसों की ओर, कठिनाइयों की ओर, या अनिश्चितताओं की ओर। देखिए इसका उत्तर बी है। यात्रा सब कुछ अनिश्चित है, अनिश्चितताओं की ओर संकेत दिया जा रहा है। वो ये समझाया जा रहा है कि जितने भी हम लोग हैं, चाहे स्टूडेंट है कोई भी है, यात्रा हमें अपने गंतव्य पर निकल जाना चाहिए। इस राह में सब कुछ अनिश्चित है। आप ये ना मान के चले कि बिल्कुल फिक्स है, ये नहीं पता, सुख भी है दुख भी है, कांटे भरी चीजें भी सब मिलेंगे, लेकिन ये सब अनिश्चित है, पर उसे चलना ही पड़ेगा। तो बी उसने उत्तर दिया। तुमने क्या दिया? बी दिया है उत्तर, तुमने बी दिया है, शाबाश। ए गलत हो गया, सुखों की ओर नहीं है। फिर सुनो, यात्रा की किस विशेषताओं की? अरे सब जगह तो बात अनिश्चितता की होगी। है अनिश्चित, है अनिश्चित। यात्रा खत्म हो जाएगी, ये भी अनिश्चित है, ये भी अनिश्चित है। कौन छुएगा तुझे, ये भी अनिश्चित है। बस तुझे चलना ही है, तो अनिश्चितताओं की ओर है। कहां सुख दुख की बात कर रहा है वो? क्या सुखों की ओर ले जा रहा है कविता? यात्रा सुख की ओर नहीं। वो ये कि तो मैसेज दे रहा है कि सब कुछ अनिश्चित है पर चलना है, राही को बाट पहचानते हुए निकलते जाना है। आंसर जाएगा ये, साहस की ओर कह रहा है कोई। साहस की ओर? इस कविता में तुम्हें साहस का प्रतीक दिख रहा है? क्या साहस दिखाना है, या कहीं ना कहीं रास्ते पर चलना है और सब कुछ अनिश्चित है, अनिश्चितताओं की ओर दे रहा है? यह प्रश्न कई बच्चों का गलत हुआ। चलिए, अरे बात समझ में आ रही है? थोड़ा पढ़ना जरूरी है। चलिए फिर बताइए, कविता में आए सुमन ये और कंटक के, क्या पूछ रहा है? भाव। तो जरूरी नहीं इसमें से देख के बताओगे, इसका भाव क्या प्रकट किया जा रहा है ये बताइए। जब कभी भाव की बात आए, आशय की बात आए, आशय की बात आए, या संदेह, क्या संदेश दिया जा रहा है कि भाई सुमन कंटक से किस भाव, किस आशय, किस संदेश की ओर, किसका संदेश दिया जा रहा है,
तो उनका भाव बताना जरूरी नहीं, इसमें से होगा इसके अर्थ को पहचानना है। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं, बताइए किस भाव के प्रतीक है? बाग और वन के, प्रिय और अप्रिय के, सुख और दुख के, या फूल और कांटे के? जरा बताइए किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन, कब तुम्हें सुमन फूल मिलेंगे, कब तुम्हें कांटे भरे रास्ते मिलेंगे। इसका अर्थ है ये भी अनिश्चित है, कब सुख मिलेगा और कब दुख। क्या इसी का यही भाव प्रकट हो रहा है, नहीं होना है? क्या तुमने सी लगाया है? बिल्कुल सही लगाया। बाट, बाट का तात्पर्य माने मंजिल। अरे फिर पूर्व चलने के बटोही माने राही, और बटोही से तो बाट ही बना है, बाट से बटोही बना है। बाट माने यात्रा, मंजिल, और बटोही उस मंजिल पर चलने वाला, उस रास्ते पर चलने वाला। तो बाट का मतलब मंजिल, बाट का मतलब पूरी यात्रा। समझ में आ रही बात या नहीं? बाट, बटोही का मतलब क्या है? यात्री। तो बाट का क्या होगा? बाट से ही तो बटोही निकला है। चलिए आगे बताइए, आगे चलिए जरा बताइए। हो गया ये। कविता की पंक्ति में कवि व्यक्ति को किस बात की ओर प्रेरणा दे रहा है? अब ये भी बताइए, ये भी प्रेरणा दे रहा है तो पूरा भाव है, आप इसे पढ़कर नहीं निकाल, इसका अर्थ निकाल कर बताएंगे। चलिए बताइए, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति किस बात की ओर प्रेरणा दे रहा है, जरा बताएं। सभी लोग इसे जल्दी बताएं। गलत हो गया, पढ़ो। पर्वत को देखकर ना डरने की प्रेरणा दे रहा है, गहरी नदियों से ना डरने की प्रेरणा दे रहा है, या हर स्थिति में आगे बढ़ने की बात कर रहा है, या हर स्थिति में साहस दिखाने की बात कर रहा है? अरे साहस की तो बात ही नहीं कर रहा, वो बस एक बात कहना चाह रहा है, कुछ भी मिल जाए अनिश्चित है, पर तुझे आगे बढ़ते जाना है। क्या बी उत्तर ये वाला, ये उत्तर लगाना सी, इसे बी मानना और इसे सी मानना थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, क्योंकि बनाई गई है पीडीएफ जल्दबाजी में, ठीक है ना? डी नहीं है, यहां गलत कर दिया। डी कैसे लगा रही है आशा? सुनो, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की ओर प्रेरणा दे रहा है? साहस दिखाना उसे, या कहीं ना कहीं हर स्थिति में आगे बढ़ना। चलो फिर पढ़ो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरिवन गरवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग सुंदर वन मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेगा कौन सहसा, आ पड़े कभी तू रुकेगा ना ऐसी आन कर ले। सीधी तो बात है, हर स्थिति में आगे बढ़ना है। इस लाइन को पढ़ के देखना, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले। इसका उत्तर सी है। सब बच्चों का आंसर जो डी दे रहे थे वो गलत, बी भी नहीं है। हाँ ये वाला आंसर है, ये इस वाला आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, टाइम सा हो गया, एक और करो। इस जीवन यात्रा में, चलो बता कर दिखाओ, इस जीवन यात्रा में, ये जो पूरी जीवन यात्रा में है, सब कुछ निश्चित है, सब और सुख है, सब और मुश्किलें हैं, या कुछ भी अनिश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है? क्या उत्तर लगाओगे? अब भी नहीं कर पाओगे इसे, चलिए ठीक है ना? सब कुछ तो अनिश्चित है, बिल्कुल बिल्कुल पारुल। तो इसका उत्तर मुझे तो लग रहा है ये तो गलत ही है। सब कुछ निश्चित है ना, अनिश्चित है सब कुछ। क्या सब और सुख है ना? वो तो कह रहा है तुझे वो भी मिलेंगे, गड्ढे भी मिलने हैं भाई। सब कुछ मुश्किलें हैं ना, तुझे अच्छी चीजें भी मिलेंगी, पर एक बात फाइनल है, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो उत्तर जिसने डी दिया है वो सही है। ये पैसेज भी आया है तुम्हें। चलिए बताइए, दिए गए, इसे बताओ, एक ये प्रश्न आया था, यहां फंस जाओगे। समानार्थी पूछा गया है और किसका? सरित। बताइए, सरित, सरित कहूं या सरिता कहूं, एक ही बात है, याद रखना। और इसका समानार्थी का मतलब है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची तुम्हारे चलने हैं, पर्यायवाची ही तो सिखाने तुम्हें, थोड़ा बात करनी है। तो बताओ इनमें से कौन सा समानार्थी नहीं है? बहुत जल्दी उत्तर दो। जयमाला, प्रवाह, नद या तटनी? ये पेपर में आया है, बिल्कुल सेम पैसेज आया है। चलो करो जल्दी। इसका उत्तर जिसने दिया है, गलत दोगे तुम। देखिए, तटनी माने नदी होती है, सरिता माने भी नदी होती है, नद माने भी नदी होती है, प्रवाहिनी माने भी नदी होती है। और प्रवाह नदी को ही कहा गया है, प्रवाह या प्रवाहिनी नदी को कहा जाता है। निर्झरी, निर्झरी,
झरी भी नदी को कहा जाता है, तटनी भी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तटी, तटी, तटनी, तटी भी लिखा जाएगा तो नदी है। ठीक है, और सुनो जल जयमाला, एक है जलमाला भी नदी है, जलमाला और जयमाला नदी है। नहीं सॉरी, प्रवाहिनी, उत्तर देखिए बी है इसका, सॉरी इसका उत्तर बी है, प्रवाह दे रखा है, जबकि नदी को प्रवाहिनी कहा जा सकता है, प्रवाहिनी। पर प्रवाह तो नदी के अंदर होता है, प्रवाह नदी को नहीं कहा जाएगा, जबकि नद नदी को कहा जाएगा, तटनी नदी को कहा जाता है, और जलमाला भी नदी को कहा जाता है। इन जिन्होंने इसका उत्तर ये दिया ये गलत हो गया, ये गलत हो गया तुम्हारा। सुनो पूछा क्या गया है, सुनो ये प्रश्न जानबूझ के दिया मैंने, सुनो भाई। असली में प्रवाह इसका आंसर है, जो नदी का पर्याय नहीं है। कई लोग कहेंगे सर जलमाला तो उसे जयमाला तो उसे कहते हैं जब विवाह के लिए डाले जाता है, पर तुम सर्च करके देखो जयमाला नदी को भी कहा गया है, क्योंकि पर्यायवाची एक नहीं बहुत होते हैं, जयमाला, जलमाला, याद रखना। नद और नदी एक ही बात है, तट या तटी एक ही बात है, ठीक है ना। तटी, तट तो किनारे हो गए, तट मत लिखना, तटी, या फिर लिख रहा हूं नद हो सकता है, नद माने तो नदी होता है, या तटनी भी हो सकता है, तटिनी, ठीक है ना। नदी को कह सकते हैं, सरिता नदी को कहा जाता है। और एक काम करो, जयमाला जलमाला मैंने बताई, पर प्रवाहिनी नदी को कहा गया है, पर प्रवाह नदी को नहीं कहा जाता, फ्लो। इसका उत्तर जो जाएगा वो बी जाएगा। हाँ नहीं वाला ही बता रहा हूं बेटा, नहीं वाला। इस प्रश्न को सर्च करोगे अपने आप देखो क्या जलमाला नदी को कहा जाता है। सी टेट ने इसका उत्तर बी दिया है, क्योंकि जयमाला भी नदी को कहा गया है, जयमाला भी नदी को कहा गया है। समझ में आ रही बात, जयमाला भी नदी को कहा गया है। शादी वाले दो, अरे एक शब्द का एक अर्थ नहीं होता, तुम इसे चेक करो, तुम एक बार गूगल पे सब डाल के देखो जयमाला नदी के पर्यायवाची में तो आता है। देखिए एक लिख रहा हूं मैं अंबर, एक लिख रहा हूं मैं अंबर। अंबर माने धरती है, आसमान, आसमान, अंबर माने आसमान, आकाश। पर कभी सुना पीतांबर, पीत अंबर, पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र। एक शब्द का एक अर्थ नहीं होता, हमारी हिंदी में दो दो अर्थ होते हैं। इसका अर्थ वस्त्र भी है और इसका अर्थ आकाश भी है, याद रखिएगा। तो सुनो, जलमाला और जयमाला नदी के पर्यायवाची हैं। ये प्रश्न सबका गलत हुआ था जिस समय ये सीटेट में आया, याद रखिएगा। प्रवाह माने फ्लो होता है, पर प्रवाहिनी नदी को कहा जाता है, प्रवाह नदी को नहीं कहा जाता, प्रवाह फ्लो को कहा जाता है। उत्तर इसका बी है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, बाकी सर्च करके बताइएगा आप, ढूंढिए। मैं जानबूझ के दिया है मैंने पेपर में कि तुम्हें दिखाऊं। आखिरी प्रश्न है इसका ये, बाकी और प्रश्न मैंने बनाए, आप इतने ही करें। 20वां, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। थोड़े मुश्किल प्रश्न बनाए थे मैंने ग्रामर के। इसके बाद तरंगिणी, तरंगिणी भी नदी को कहा जा सकता है, बिल्कुल तरंगिणी भी कहा जा सकता है। 19 वाला पर्यायवाची याद रखो, प्रवाह इसका असली अर्थ नदी को नहीं कहा जाता। प्रवाह तो नदी के अंदर होगा प्रवाह, लेकिन प्रवाहिनी नदी को कह दिया गया है, जिसके अंदर प्रवाह होता है उसे प्रवाहिनी कहा जाएगा। तो प्रवाह नदी को नहीं कहा जाता, जबकि जयमाला और जलमाला नदी को कहा जाता है। इस चीज को याद रखना। हाँ नहीं, जलमाला और जयमाला दोनों ही होते हैं, आप सर्च करो उसे एक बार, देखो सर्च, नदी के पर्यायवाची ढूंढो तो सही, बुक होगी एक, उसमें देखो जयमाला नदी को कहा जाता है। और मुझे तब भी ये पता था, तब भी ये पता था कि जयमाला नदी को कहा जाता है, लेकिन सब लोग प्रवाह नहीं लगाकर जयमाला लगा कर आए थे, और मैं कह रहा था जयमाला तो नदी भी है, कैसे प्रवाह हो सकता है। याद रखना इस चीज को, ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, होशो हवास में बता रहा हूँ तुम्हें। तो ये मत मान लेना कि मैं ऐसे ही बताया जा रहा हूँ और तुम सच बोल रहे हो और मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या मतलब होता, मैं बता भी देता तुम्हें, चलो जयमाला, पर जयमाला नदी को कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, प्रवाह इसका सही उत्तर है। चलिए इसे बताइए, अनिश्चित, अनिश्चित पूछा गया है। अनिश्चित में कौन सा प्रत्यय आ सकता है, लगा नहीं है, आ सकता है। तो ना ती लगेगा, ना ते वाला ती लगेगा, ना ते, क्या लगेगा, ता। अनिश्चितता, ऐसा हो सकता है, अनिश्चितता क्या हो जाएगा, अनिश्चित। इसमें उपसर्ग तो है, पर बताओ अनिश्चित है, पर बताइए अनिश्चित और फिर ता और लगा दो, क्या हो जाएगा, अनिश्चितता। अनिश्चितता नहीं होता, अनिश्चितता, इसमें ता प्रत्यय लगाया जा सकता है। समझ में आ रही बात, सी अनिश्चितता। 20 का ऑप्शन क्यों नहीं सही लग रहा,
अरे अनिश्चित शब्द था और इसके बाद प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय आगे लगते हैं पीछे, पीछे लगते हैं प्रत्यय। तो बेटा एक बात बताओ, अनिश्चित लिखा, अनिश्चित तो आ नहीं लगाएंगे, अनिश्चितता नहीं है, अनिश्चितता इस तरह से लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसमें ता प्रत्यय लग जाएगा। ये प्रश्न सही था और सीटेट में ही आए, ये प्रश्न दोनों ही सीटेट में आए। लोग इसीलिए छोड़ कर आए थे, अरे ये तो गलत है, पर ता लगेगा इसमें। जिसने लगाया सी वो ठीक है। पहले तो बताओ तुम्हें ये क्लास समझ में आई? जबकि मुझे अब व्याकरण पे जोर देना है तुम्हारा। मैं पेडागोजी करा चुका हूँ, एक बार पुनः दोबारा से व्याकरण का रिवीजन कराऊंगा मैं। लेकिन साथ में मैं इस बार कैसे चलूंगा तुम्हें बता दूं, टाइम तो हो गया है। मान लीजिए अगली क्लास में मैं तुम्हें अगर शब्द बताऊं, हो सकता है पैसेज के साथ एक पैसेज भी दिया करूंगा रोज शब्द, और कभी कभी जरूरी नहीं कि लंबा टॉपिक होगा तो छोड़ दूंगा। अगर मैं तुम्हें शब्द करा गया तो उसके बाद शब्द पे फिर अभ्यास चलेगा, प्रैक्टिस के साथ शुरू करूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा तुम्हें शब्द जल्दी करा दूं, लेकिन उसके बाद एक पीडीएफ बनाऊंगा शब्द के ऊपर जिसके तुम्हें आंसर देने हैं। व्याकरण ऐसे ठीक होगी। इस तरह से हम जो नॉर्मल व्याकरण आती है वो कर लेंगे। क्या क्लास ठीक लगी तुम्हें? 2 पैसेज कराए आज मैंने। और कैसे करना है, अब तुम्हें एक काम करना है, जब भी पैसेज आए तो उसे समझने की कोशिश करो। पहले पैसेज थोड़ा समझ लो सरसरी निगाहों से, फिर प्रश्नों को देख लो। पर जब प्रश्नों को देखोगे तो उनकी प्रकृति समझ में आनी चाहिए। कैसा प्रश्न क्या बात कह रहा है, क्या वो सूचना परक प्रश्न है, क्या वो भाव पे प्रश्न है, क्या वो व्याकरण का प्रश्न है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो क्लास ठीक लगी? चलिए अगली क्लास में मिलेंगे। मेरी क्लास अभी जल्दी मिलेगी तुम्हें। शुक्रिया सभी। चलो अगली बार पढ़ते हैं। ओके, धन्यवाद।